ए लड़की, अभी माफी मांगो और मेरी शर्ट साफ करो। जारून हासिम गुस्से से गरजा तो कॉलेज यूनिफॉर्म में खड़ी शब्बो गुस्से से उसे घूरने लगी। वो आइसक्रीम पार्लर आई थी, बाहर निकलते ही उस शख्स से टकरा गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी आइसक्रीम उस अमीरजादे की कमीज पर लग गई थी। गलती तुम्हारी है मिस्टर, तुम अंधों की तरह चल रहे थे। वो गुस्से से कहती हुई निकलने ही लगी थी कि उस अमीरजादे ने गुस्से से उस शब्बो का बाजू पकड़ लिया। मेरी शर्ट साफ करो अभी के अभी, वो बोल ही रहा था कि उसके छूने पर गुस्से में शब्बो ने पूरी आइसक्रीम उसकी शर्ट पर रगड़ दी। इससे पहले कि वो कुछ जवाब में कहता, वो लड़की वहां से जा चुकी थी और यही बात कल उसे पता चली, जब जिस कंपनी में उसने सेक्रेटरी की एग्रीमेंट पर साइन किया था, उसका मालिक वही शख्स निकला। आज शबों का रिजल्ट आ गया था, वो खुशी से पागल हो गई थी। अम्मा देखें मैंने कितनी अच्छी पोजीशन ली है, मैं पास हो गई हूँ। देख लें मेरा एमबीए पूरा हो गया है, तो अब तो अपना वो वादा पूरा करना पड़ेगा। समन बेगम जो सुबह से अपनी बेटी को खुशी से झूमते देख मुस्कुरा रही थीं, ये बात सुनकर चौंक गई थीं। क्या मतलब बेटा, कैसा वादा? उन्हें याद ही न रहा था कि उन्होंने सुबह से क्या कहा था या कौन सा वादा किया था, जिसकी वो याद दिला रही थी। अरे वही, आपने कहा था कि जब मेरी डिग्री पूरी हो जाएगी तो मैं जहाँ चाहूँगी वहाँ जॉब करूँगी, आप मुझे मना नहीं करेंगी। समन बेगम ने सिर पकड़ लिया। अरे बेटा, ऐसा मत कहो, तुम्हारी खाला कब से इस इंतज़ार में है कि तुम्हारी डिग्री पूरी हो जाए तो वो तुम्हें हैदर काजी के लिए रिश्ता लेकर आए, मगर तुम हो कि नौकरी की बात कर रही हो। अरे बेटा, हैदर काजी को नौकरी करने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं। उसे तो तुम्हारी पढ़ाई पर भी एतराज़ था, मगर ये तुम्हारा शौक था, इसलिए मैंने और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें पढ़ने की इजाज़त दे दी। शब्बों का मुंह खुला का खुला रह गया। माँ, यहाँ हैदर काजी का जिक्र क्या है? अरे बेटा, हैदर काजी के साथ हमने तुम्हारा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। तुम्हारे खाला जान तुम्हारा रिश्ता बहुत चाव से कर रहे थे। मेरी और तुम्हारे अब्बू की भी यही मर्जी है। अच्छा लड़का है, शरीफ है, कमाता भी अच्छा है, और क्या चाहिए? शब्बों का मुंह बंद हो गया था। अम्मा को कैसे बताऊं कि मैं अहद शाहजैब से मोहब्बत करती हूँ, उसके अलावा किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकती। मगर अभी माँ को ये सब नहीं बताऊंगी। पहले उस हैदर काजी को रास्ते से हटाना होगा, उसके बाद ही मैं माँ से अपनी पसंद का इजहार करूंगी। शाम को जब उसकी माँ खाला के घर चली गई तो उसने अहद शाहजैब को फ़ोन मिला दिया। हाँ मेरी जान, कैसी हो? वो उसकी कॉल उठाते ही प्यार से बोला, हमेशा की तरह। अपने लिए उसके मुंह से प्यार भरे जुमले सुनकर शब्बों का चेहरा लाल हो गया। तुम भी ना बस बातें ही बनाते रहोगे, क्या मतलब? वो उसकी नाराज़गी पर हंसा। आज मेरा रिजल्ट आ गया है और आपने अभी तक एक बार भी मेरे रिजल्ट के बारे में नहीं पूछा, वो शिकवा कर रही थी। ओह यार, मैं तो भूल ही गया, सच में तुम्हारा रिजल्ट आ गया। क्या बना? शब्बों ने फक्र से उसे अपना रिजल्ट बताया। यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, बताओ कहाँ मिलोगी? वो एक मसला है, शब्बों ने अहद साहजेब से कहा। कैसा मसला? वो उसकी बात सुनकर चौंक गया। आज मैंने अम्मी से नौकरी की करने की ख्वाहिश का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। बोली कि हैदर काजी को ये बात पसंद नहीं आएगी। हैदर काजी वो कौन है और उसे तुम्हारी नौकरी करने से क्या मसला है? अहद साहजेब को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। जब शबो ने उसे अपने रिश्ते के बारे में बताया तो वो भड़क उठा। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे इतने अरसे से बेवकूफ़ बनाती रही, अब कल को मुझे ये बोलोगी कि तुम्हारी शादी तुम्हारे कजिन से तय हो गई है और तुम मेरी ज़िंदगी से जा रही हो। अरे आप तो मेरी बात पर नाराज़ हो गए। मैं खुद बहुत परेशान हूँ और बजाय इसके कि आप मेरी परेशानी को समझें, उसे कम करने की कोशिश करें। अहद साहजेब ने जब उसकी बातों में आंसुओं की मिलावट महसूस की तो उसे अपनी शक्ति का एहसास हुआ। माफ़ करना शब्बो, मगर कोई तुम्हें पाने की बात करे, तुम्हें करीब से देखे, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे बेहिसाब मोहब्बत करता हूँ। मैं कैसे ये बर्दाश्त कर लूँ कि तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारे कजिन का नाम जुड़ा हो? तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपने घर वालों को मेरे घर भेज दें, उन्हें मेरे बारे में बता दें, तब मैं आपके लिए स्टैंड लूँगी और अपने घर वालों से बात कर लूँगी।
आहत साहजेब उसकी इस बात पर चुप हो गया था। ऐसा है शब्बो कि अभी मेरे घर वाले इस चीज के लिए नहीं मानेंगे। क्यों? शब्बो गुस्से से चिल्लाई। अरे यार, अभी मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक मैं अपने घर वालों से शादी की बात कैसे कर सकता हूँ? तुम समझ सकती हो कि ऐसी सिचुएशन में वो कभी नहीं मानेंगे जब तक मैं नौकरी नहीं कर लेता। तो फिर क्या होगा? मैं अम्मी अब्बू से क्या कहकर इस रिश्ते से इनकार करूंगी? कोई तो बहाना कर दो। कुछ भी कह दो कि तुम्हें वो पसंद नहीं, अपने आइडियल के साथ ही शादी करोगी, और वैसे भी तुम अभी नौकरी करना चाहते हो, तो कोई भी बहाना बना दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहानों के तुम्हारे पास कमी थोड़ी नहीं है। वो उसे छेड़ते हुए बोला। अच्छा, मैं अब सोच रही हूँ कि मैं कहीं इंटरव्यू देने जाऊँ। आप बताइए कोई ऐसी कंपनी जहाँ मैं नौकरी के लिए जा सकूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक कंपनी के बारे में बता दूंगा, एड्रेस भेजूंगा। उन्होंने सेक्रेटरी के लिए वैकेंसी निकाली है, तुम वहां जाकर इंटरव्यू दे देना। मुझे यकीन है कि वो लोग तुम्हें ज़रूर हायर कर लेंगे। और हाँ, हम कल मिलेंगे। कितना टाइम हो गया तुम्हें करीब से देखे। तुम घर से बाहर निकलती ही नहीं। कल इंटरव्यू के बहाने से आ जाना, फिर हम दोनों बहुत अच्छा वक्त साथ बिताएंगे। अगले दिन जब सुबह वो तैयार होकर घर से निकलने लगी तो समन बेगम ने उसे रोक दिया। अरे कहाँ जा रही हो? आज तुम्हारी खाला भी आ रही हैं। अम्मी खाला आ रही हैं तो मेरा इससे क्या लेना देना? खाला कौन सी पहली या आखिरी बार यहाँ आ रही हैं? शब्बो बदतमीजी से बोली। शब्बो, मैं देख रही हूँ तुम दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा बदतमीज और खुदगर्ज होती जा रही हो। बड़े छोटे की तुम्हें कोई तमीज नहीं रही। अपनी जुबान को लगाम देना सीखो। खबरदार अगर दोबारा ऐसे अंदाज में बात की तो। अब बताओ कहाँ जा रही हो? अम्मा, मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ और फिर एक सहेली से मिलूंगी। कितने दिन हो गए हैं मैं घर से बाहर नहीं निकली। आज इतने दिनों बाद अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, तो थोड़ी देर हो जाएगी। तुम घर जल्दी आ जाना। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम्हारी खाला आ रही हैं और इस बार वो खास मकसद से आ रही हैं। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी और हैदर काजी के साथ बात पक्की हो जाए, और ये इंटरव्यू देने की क्या ज़रूरत है जब मैंने तुम्हें कह दिया कि हैदर काजी को तुम्हारा नौकरी करना पसंद नहीं है। तो क्या मेरी बात समझ में नहीं आती? अम्मी ने उसे गुस्से से डांटा तो वो बोली। अम्मी, मुझे हैदर काजी ही पसंद नहीं है, और जो आदमी मुझे पसंद नहीं उसके साथ शादी नहीं करूँगी। ये कहकर वो वहाँ से पलटी तो दरवाजे पर खाला और हैदर काजी दोनों खड़े थे। दोनों के चेहरे पर अजीब से भाव थे। उसने खाला के पास रुककर उन्हें सलाम किया तो उन्होंने सरसरी अंदाज में जवाब दिया, जबकि हैदर काजी ने तो नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। समन बेगम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अरे आइए ना बाजी, आप कब आई, बैठिए। वो उन्हें लेकर कमरे में चली गई। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बहन ने अपनी भांजी की बातें तो नहीं सुन ली। उनका अंदाजा तो बता रहा था कि वो सब कुछ सुन चुकी हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद वो वापस चली गई, जबकि शब्बो बहुत खुश और मगन थी। चलो अब खुद ही ये हैदर काजी का नाम का कांटा मेरी जिंदगी से निकल जाएगा। अम्मा तो बेवजह मुझे जबरदस्ती जोड़ने पर तुली हुई थी। वो इंटरव्यू देने उस ऑफिस पहुंची जिसका पता उसे अहद शाहजेब ने भेजा था। यहाँ तो बहुत सारी लड़कियां हैं, एक से बढ़कर एक मॉडल भी और कुछ शरीफ भी। वो लड़कियों को देखकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। हालांकि आज से पहले उसे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था। वो जिस स्कूल और कॉलेज में गई थी वहाँ भी लड़कियों की कमी नहीं थी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत और फैशनेबल लड़कियां थीं जो एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश में लगी रहती थीं। मगर शब्बों को कभी भी उससे हीन भावना नहीं हुई थी, क्योंकि उसे अपने माहौल और अपनी परवरिश का अच्छे से अंदाज़ा था। जिस माहौल में वो पली बड़ी थी वहाँ पर सर पर दुपट्टा लेना तहजीब और शराफत की निशानी समझी जाती थी, और ये लड़कियां जो बिना दुपट्टे के ऊंची आवाज़ में हंसती चिल्लाती, लड़कों के हाथ पर हाथ मारकर हंसती थीं, उसे बेहद बुरी लगती थी। इसी यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात अहद शाहजेब से हुई थी। अहद शाहजेब भी उसे देखकर देखता रह गया था। अहद शाहजेब देखने में एक पढ़ा लिखा अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का लगता था, मगर जब उसकी शब्बों से बात हुई तो उसने उदासी से कहा, मैं एक गरीब लड़का हूँ। मेरे अब्बू स्कूल में एक क्लर्क हैं।
बहनें छोटी हैं, उनकी शादियां करनी है, अम्मी बीमार हैं, उनका इलाज कराना है। मैं शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ और एक दुकान पर मजदूरी भी करता हूँ। उसकी बातें सुनकर सब्बू को बहुत दुख हुआ था। आहद साहब, तुम्हारे हालात जानकर बहुत अफसोस हो रहा है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। वो मुस्कुरा कर बोला, तुम मुझसे मोहब्बत करो, मेरे साथ शादी कर लो, मेरे लिए यही काफ़ी है। जब मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मुझे पूरी दुनिया की दौलत मिल गई। शब्बू उसकी मीठी बातों में खो गई थी। एक दिन उसने देखा कि वो एक बहुत बड़ी गाड़ी में बैठा है। अरे तुम्हारे पास तो गाड़ी नहीं थी, तुम तो बाइक पर आते जाते थे। ये गाड़ी किसकी है? अरे शब्बू, मैंने एक आदमी के पास नौकरी कर ली है और ये गाड़ी उसी की है। मैं उसका ड्राइवर हूँ। उसने कहा है कि मैं इसे अपने निजी कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बेटे भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वापसी पर मैं उन्हें ले जाता हूँ और इस तरह मेरा भी काम निकल जाता है। वो जब भी शब्बू को यूनिवर्सिटी से बाहर ले जाता, शब्बू हमेशा कोशिश करती कि वो उसका ज़्यादा खर्चा न करवाए। बेचारा गरीब है, पूरे घर की जिम्मेदारियां हैं उस पर, वो सोचती है। और आहा शाहजेब को अंदर ही अंदर शब्बू की इसी सादगी पर मुस्कुराता और दिल ही दिल में हंसता रहता था। जब वो जबरदस्ती उसे कीमती तोहफे देता तो वो लेने से इनकार कर देती। लगभग 4 साल का वक्त बीत गया और उसे पता भी नहीं चला कि यह शाहजेब उसे पूरी तरह से प्रभावित कर चुका था। वो जल्दी ही यूनिवर्सिटी छोड़कर चला गया था, मगर जब भी अक्सर उससे मिलने के लिए आता रहता था। आहद, तुम्हें नौकरी मिली क्या? जब भी वो उसे मिलने आता, शब्बू यही सवाल पूछती और वो उदासी से कहता, नहीं यार, अभी तक मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। बताओ क्या करूं? मुझे लगता है कि तुम भी एक दिन मेरी गरीबी से तंग आकर मुझे छोड़ दोगी। वो उदास चेहरा बनाता तो शब्बू का दिल पिघल जाता। नहीं आहद, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाती तो आहद साहजेब उसकी आंखों से मोहब्बत भरा जहान लेकर उसे देखता रहता। और आज 2 साल बीत जाने के बाद भी वो नौकरी की तलाश में था। इंटरव्यू के लिए बैठे बैठे शब्बू की सोच न जाने कहाँ कहाँ भटक रही थी कि तभी रिसेप्शनिस्ट ने उसका नाम पुकारा। शब्बू कमरे में गई तो सामने एक बड़ी उम्र का आदमी बैठा था, जिसके साथ शायद कंपनी का एमडी था। शायद यही इस कंपनी का बॉस था। सब्बू उसके सामने जाकर बैठ गई। उसने सब्बू से कुछ जरूरी और गैर जरूरी सवाल किए, उसकी काबिलियत के बारे में पूछा और उसकी सीवी देखी। शब्बू का ये पहला इंटरव्यू था। उसे ना तो नौकरी का अनुभव था, ना इंटरव्यू देने का। फिर भी उस आदमी ने पूछा, बेटा, क्या आपने इससे पहले कहीं नौकरी की है? कोई अनुभव है? शब्बू ने साफगोई से जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी कहीं नौकरी नहीं की। ये मेरा पहला अनुभव है और मुझे यकीन है कि आपको मेरे इस अनुभव से फ़ायदा उठाने का मौका ज़रूर मिलेगा। शब्बू ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। तो वो आदमी भी शब्बू की सकारात्मक सोच पर मुस्कुरा दिया। ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आप कल से हमें ज्वाइन कर सकती हैं। शब्बू तो खुशी से पागल हो गई थी। क्या सच में? उसने मुश्किल से अपनी खुशी पर काबू पाया। जी मिस, वो जाते जाते पलटी और बोली, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां हैं, आपने इन्हें छोड़कर मुझे क्यों सिलेक्ट किया? आदमी मुस्कुराकर बोला, क्योंकि तुम उन सब लड़कियों से अलग हो और जिसके लिए तुम्हें हायर किया गया है वो ऐसी लड़कियों से बहुत चिढ़ता है जो लड़कियों से ज़्यादा शोपीस बनी होती हैं। वो ऐसी लड़कियों से दूर भागता है। अभी वो यहाँ नहीं है, अगर होता तो वो खुद तुम्हें ही सिलेक्ट करता। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम बेफिक्र रहो, कल से टाइम पर आ जाना, क्योंकि मेरा बेटा उसूलों का बहुत पक्का है, वक्त का बहुत पाबंद है। जरा सी भी देरी हो जाए तो वो बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। शब्बू ने अपना लेटर संभाला और एक जाती हुई नज़र उन बाकी सब लड़कियों पर डालकर ऑफिस से बाहर निकल आई। मोबाइल पर आहा शाहजेब के मैसेज थे। कहाँ हो शब्बू? उसने अपनी लोकेशन भेज दी। अच्छा, तुम अभी भी वहीं हो? चलो मैं 2 मिनट में आता हूँ। 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि आहत शाहजेब उसके सामने था। आज वो एक नई गाड़ी में था और खुद भी बहुत अच्छे कपड़ों में सजा हुआ था। परफ्यूम की खुशबू से महक रहा था। अरे ये गाड़ी किसकी है? और तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या नौकरी मिल गई है? शब्बू ने पूछा। अरे नहीं यार, नौकरी कहाँ मिली है,
तो फिर ये गाड़ी? शब्बू ने दूसरा सवाल किया। यार, जिसके पास मैं काम करता हूँ ये गाड़ी उन्हीं की है। मैंने बताया था ना कि मैं ड्राइवर हूँ। वो लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। आज शाहजेब शब्बू को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ गया था। आज दिन भर की सारी बातें शब्बू ने अहद को बता दी थी। क्या सच में उन लोगों ने ये सब सुन लिया? अब उसका मतलब ये है कि वो लोग खुद ही तुमसे पीछे हट जाएगा। कोई भी आदमी अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब उसे पता चल जाए कि उसकी मंगेतर उसे पसंद ही नहीं करती, तो वो खुद ही रिश्ता तोड़ देता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अब वो लोग कभी भी इस रिश्ते पर दोबारा बात नहीं करेंगे। खाना खाने के बाद वो दोनों बाहर निकल आए। रास्ते में सबों ने आइसक्रीम की फरमाइश की। कितने दिन हो गए थे तुम्हारे साथ मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। चलो उस आइसक्रीम पार्लर में चलते हैं। हाँ ठीक है, जो तुम्हारा हुक्म। वो शरारत से उसकी तरफ झुकते हुए बोला और पार्लर की ओर बढ़ गया था। शब्बू ने खिड़की की ओर मुंह कर लिया। तुम भी ना हर वक्त पटाने पर ही उतरे रहते हो। कहा तो है अपनी लिमिट में रहा करो। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारी इस बेवाकी को कभी भी नहीं स्वीकार करूंगी। वो नखरे से बोली। आह, शाहजेब भी हंस पड़ा। फिक्र मत करो, शादी से पहले मैं भी ऐसी बेवाकी का कायल नहीं हूँ। दोनों अब आइसक्रीम पार्लर में आ चुके थे। आइसक्रीम खाते खाते अचानक आहत को कुछ याद आया। मैं अभी आता हूँ, वो जल्दी से बोला तो शब्बू उसकी इस जल्दबाजी पर घबरा गई। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? आह, शाहजेब वहां से निकल गया। शब्बू भी उसी दिशा में चलने लगी जहां आहत गया था। ये आदमी मुझे बहुत परेशान करता है। पता नहीं इतनी अजीब हरकतें क्यों करता है। अचानक बैठे बैठे इसे क्या हो जाता है। अब मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चला गया और मैं घर कैसे जाऊंगी? वो उसे ढूंढते हुए उसके पीछे चली ही थी कि अचानक किसी से जोर से टकरा गई। सामने वाले का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बदतमीजी है मिस, आपने मेरी पूरी शर्ट गंदी कर दी। शब्बों को अपनी गलती का एहसास हुआ। कोई बात नहीं, आप दूसरी शर्ट पहन लीजिए। मैं जल्दी में थी इसलिए गलती से आपसे टकरा गई। वो वहां से निकलने लगी तो उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जल्दी में थी, आपको नजर नहीं आता क्या? मैं इतनी अहम मीटिंग में जा रहा था और आपने मेरी शर्ट खराब कर दी। अब मुझे घर जाकर शर्ट बदलनी होगी। अजीब लड़की हैं आप, अपनी गलती मानने और माफी मांगने की बजाय आप मुझे ज्ञान देकर जा रही हैं कि आप भी जल्दी में हैं। शब्बों का तो गुस्से से दिमाग घूम गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, मेरा बाजू पकड़ने की? वो इतने गुस्से में चिल्लाने लगी कि आसपास खड़े लोग उसकी तरफ देखने लगे। तुम्हें जरा सा दाग क्या लग गया? तो ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये कहकर वो वहां रुकी नहीं, भाग गई और पीछे खड़ा आहत साजेब अपने दांत पीसते हुए बोला। कितनी बदतमीज लड़की है ये। अगर ये मुझे फिर मिल गई तो मैं इसका गला मरोड़ दूंगा। इतनी बदतमीज लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और ये लड़का, ये कहाँ गया? अभी तो यहीं था, अचानक कहाँ गायब हो गया? अगर एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं इसे रंगे हाथों पकड़ लूं। तब सबको पता चले कि असल में ये कितना घटिया और मक्कार है। वो बड़बड़ाते हुए अपनी कार की ओर बढ़ गया। शब्बो भाग ही रही थी जब अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। क्या बदतमीजी है ये, वो गुस्से से चिल्लाई। सामने देखो, वो वहां आह साजेब खड़ा था। शब्बो को उस पर फिर से गुस्सा आ गया। तुम कहाँ चले गए थे अचानक? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें ही ढूंढते ढूंढते मैं उस बदतमीज आदमी से टकरा गई। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो इधर उधर देखता हुआ उसे खींचते हुए ले जाने लगा। मुझे बताओ तुम आखिर कहाँ गए थे और क्यों? जो मैं देखना चाहता था वो देख लिया। वो हंसते हुए बोला। अरे यार, तुम बहुत बातें करते हो, सब बताऊंगा। अब चलो गाड़ी में बैठो। इतना कहकर उसने गाड़ी चलाई और वहां से निकल गया। शब्बू घर आकर अपनी माँ को खुशखबरी सुनाने लगी। माँ, मुझे नौकरी मिल गई। ये मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू था और पहले ही दिन उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया। तभी समन बेगम ने उसे गुस्से से पीछे धक्का दे दिया। मेरे पास मत आओ, मुझसे बात मत करो। क्या हुआ माँ, आप इतनी नाराज क्यों हैं? वो उनके पीछे चली आई। तुम नहीं जानती क्या कि मैं क्यों गुस्से में हूँ? जो हरकत सुबह तुमने की, उसके बाद क्या तुम ये उम्मीद रखती हो कि मैं तुमसे प्यार से बात करूं? सुबह बाजी और हैदर काजी बहुत गुस्से में थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश की, मगर वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे।
बाजी कहने लगी कि अगर तुम्हारी बेटी हैदर को पसंद नहीं करती थी तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। आज जब उनके मुंह से ये सब सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि वो इस जिल्लत के लिए यहाँ कभी ना आती, और उन्होंने साफ कह दिया कि उनका बेटा पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है, रिश्तों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो तो मेरी मोहब्बत में तुम्हारा हाथ मांगने आए थे। हाँ माँ, हैदर काजी लाखों में एक है। क्या उसे लड़कियों की कमी है? और मैं तो जैसे कोई लंगड़ी लुगड़ी हूं ना, मुझे तो कोई मुंह नहीं लगाता। और आपका वो शहजादा, उसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था जो मुझसे शादी करने जा रहा था। तुम बहुत बकवास करती हो। खुश हो जाओ, तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। अब वो लोग कभी भी तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर नहीं आएंगे। उन्होंने खुद ही मना कर दिया है। समन बेगम बहुत दुखी थी। उन्होंने भारी दिल से अपनी बेटी को ये खबर दी, मगर सब वो इतनी खुश थी जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। क्या सच में माँ, उन लोगों ने इनकार कर दिया? समन बेगम बस उसे देखती रह गई। तुम बहुत नादान हो, बहुत ही ज्यादा। तुमने कभी जमाना नहीं देखा। तुम नहीं जानती कि बाहर के लोग कैसे होते हैं। हैदर हमारे खानदान का इकलौता लड़का है जो तुम्हारी उम्र का और तुम्हारे काबिल था। बाकी तो न पढ़े लिखे हैं, न समझदार, और ना ही हमें तुम्हारे लिए पसंद है। चलो, अब अल्लाह जो मंजूर करे वही होगा। समन बेगम अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। शब्बो खुशी खुशी खुद को आहत साहजेब के साथ सपनों में चलते हुए देख रही थी। अगले दिन जब वो जल्दी उठी और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी, जाते जाते समन बेगम ने उसे समझाया, बेटा ध्यान से रहना, किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखना। शब्बो ने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहा, अम्मा, मैं जिंदगी में पहली बार बाहर थोड़ी ना जा रही हूँ। इससे पहले भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जा चुकी हूँ। हर जगह लड़के भी रहे हैं, मगर मुझे कभी किसी की मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ा, और न ही कभी अपने बारे में कोई ऐसी बात सुनी जिससे आपका सिर झुके। आप बेफिक्र रहें, आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। पहला दिन था, इसलिए वो सब पर अच्छा असर डालना चाहती थी, इसलिए वक्त से पहले ही पहुंच गई थी। उसे वहां पहुंचे थोड़ी ही देर हुई थी जब बॉस ने उसे अपने कमरे में बुलाया। वो हिम्मत जुटाकर कमरे में गई तो सामने देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वहां आहा साहजेब के साथ वही लड़का मौजूद था जिसके सिर पर उसने कल आइसक्रीम फेंकी थी, और उस लड़के के चेहरे पर भी वही हैरानी थी। लेकिन शब्बो तो अब आहा साहजेब को देख रही थी, जिसकी आंखों में शरारत और चेहरे पर मुस्कान थी। उसे समझ नहीं आगे जाए या यहीं से वापस पलट जाए। तभी उसके कानों में आहा साहजेब की शरारत भरी आवाज आई थी, आइए मिस शब्बो, आपका ही इंतजार हो रहा था। वो धीमे कदमों से जाकर कुर्सी पर बैठ गई। वो सोचने लगी कि क्या आहत इस आदमी का ड्राइवर है, और अगर इस आदमी ने उसे पहचान लिया कि कल उसी ने उसकी शर्ट पर आइसक्रीम फेंकी थी और बदतमीजी करके चली गई थी, तो अब क्या होगा? वो कभी आहत को देखती तो कभी उस लड़के को। जारून हाशिम ने पूछा, आपको यहाँ कल किसने नौकरी पर रखा था? शब्बो कुछ बोलते बोलते रुक गई। तब जारून हाशिम ने आहत साहजेब की तरफ देखा, क्या तुमने किया था? आहत साहजेब ने सिर हिलाया, हाँ मैंने और अब्बू ने। हमें लगा कि ये लड़की इस ऑफिस के लिए ठीक है। जितनी भी लड़कियां यहाँ थीं उनमें से सबसे ठीक यही लगी। शब्बों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगर वो इस आदमी का ड्राइवर था तो ये आदमी उसके इस तरह से बात क्यों कर रहा था, जैसे वो उसका रिश्तेदार या दोस्त हो। वो आदमी फिर से शब्बों की ओर मुड़ा, अगर मेरे पापा ने तुम्हें नौकरी पर रख लिया है तो अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हारा काम देखूंगा। कल तो मैंने तुम्हारा थोड़ा सा काम देखा था जिससे मैं खुश नहीं था, इसलिए तुम्हें एक हफ्ते के लिए ट्रायल पर रख रहा हूँ। अगर एक हफ्ते में तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हारी ये नौकरी पक्की हो जाएगी, वरना तुम्हें जाना पड़ेगा। शब्बो वहां से उठकर अपने केबिन में चली गई थी। वो बुरी तरह सोच सोच कर पागल हो रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। उसका दिमाग घूमने लगा था। तभी अहद उसके पास आ गया और बोला, क्या हुआ? आज तुम्हारा पहला दिन है, बॉस पर अच्छा असर डालना है। शब्बो ने उसे गुस्से से देखा, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या चल रहा है? वो बोला, हाँ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ये ऑफिस का टाइम है। अगर यहाँ ऐसी कोई बात हुई तो भाई जाकर अब्बू को सब बता देगा। तुम नहीं जानती मेरे अब्बू कितने सख्त हैं, और अम्मी तो अब्बू से बहुत ज़्यादा सख्त हैं।
शब्बो का सिर घूमने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। उसने वो सारी फाइलें पूरी कर लीं जो जारून हाशिम ने दी थी। फिर जारून हाशिम उसे बाकी फाइल समझाने लगा था। जारून हाशिम ने कहा, एक बात तो साफ है कि तुम्हारी टाइपिंग बहुत अच्छी है और तुम काफ़ी समझदार भी हो। जो चीज़ एक बार समझाई जाए तुम जल्दी सीख लेती हो। और एक बात और, तुम अच्छे कपड़े पहनती हो, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं जो देखकर ही चिढ़ हो जाए। कल जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे बहुत गुस्सा आया था कि जिस तरह की हरकत तुमने की थी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि शायद तुम सच में जल्दी में थी। जब जारून हासिम बिल्कुल सामान्य तरीके से बात कर रहा था और धीरे धीरे सबों का डर भी धीरे धीरे कम होने लगा था। ऑफिस की छुट्टी के बाद वो थोड़ी ही दूर आई थी कि अहद अपनी गाड़ी लेकर आ गया था और बोला, आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन वो नाराज थी और सड़क पर चलती रही। अहद साहजेब ने कहा, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन ऐसे सड़क पर चलना ठीक नहीं है। देखो मौसम खराब हो रहा है, बारिश आने वाली है, तूफान भी लग रहा है। ऐसे में अगर कुछ हो गया तो। शब्बू बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ? बारिश में भीग हुई हो, तूफान में उड़ जाऊँ, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तब आहा साहजेब ने गाड़ी रोकी, दरवाज़ा खोला और नीचे उतरकर ज़बरदस्ती शब्बू को पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया। शब्बू ने गुस्से में कहा, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, तुमसे बात नहीं करना चाहती। आहद ने कहा, अरे यार, मुझे पता है तुम गुस्से में हो। मुझे पहले से अंदाजा था कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी। लेकिन मेरा इरादा तुम्हें दुख देने का नहीं था, ना ही तुम्हें परेशान करने का था। मैं तो बस एक बात जानना चाहता था। शब्बू ने पूछा, कौन सी बात? शब्बू ने कहा, आप हमेशा मुझसे झूठ बोलते रहे, मुझसे कहते रहे कि आप बहुत गरीब हैं, आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। लेकिन आप सच में गरीब नहीं थे, आप तो अमीर हैं। आप इन गाड़ियों को दूसरों की बताते रहे, खुद को दूसरों का ड्राइवर कहते रहे, कभी नौकरी बताते रहे। ये सब क्या है? क्या आप मुझे परखना चाहते थे कि मैं आपकी गरीबी देखकर आपसे दूर हो जाऊंगी या नहीं? आहद साजेब ने गहरी सांस ली और कहा, असल में सब वो मेरी ज़िंदगी में जितनी भी लड़कियां आईं वो सब मेरी दौलत के लिए आई थीं। उन्हें मेरी शख्सियत, मेरे सच्चेपन या मेरी मोहब्बत से कभी कोई मतलब नहीं था। तुम्हारी आंखों में पहली बार मैंने अपने लिए सच्चा प्यार देखा था। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे सामने गरीब बनकर देखता हूँ कि तब तुम मुझे क्या करती हो। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या मेरी दौलत से? जब मुझे यकीन हो गया कि तुम्हें मेरे पैसे या किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं, तुम गरीबी में भी मेरा साथ दे सकती हो, तो मैंने सोचा कि अब जब मेरे पास सब कुछ होगा तब मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा। तो तुम्हारी मोहब्बत कितनी गहरी होगी। शब्बो नाराज़ होकर बोली, आपने मुझे गलत समझा, इतना सख्त समझा आपने मुझे। आहद साजिब ने बहुत मुश्किल से उसे मनाया था। आहद का अपना अलग बिजनेस था और उसकी एक ब्रांच थी। वो ज़्यादातर अपने ही ऑफिस में रहता था, कभी कभी ऑफिस में आता था, तब उसकी शब्बों से मुलाकात हो जाती थी। उसने अभी तक घर में किसी को सबों के बारे में नहीं बताया था, बस माँ को हल्का सा इशारा दिया था कि वो किसी लड़की को पसंद करता है। एक दिन सबो गुस्से से फट पड़ी और बोली, आखिर आप अपने घर वालों को मेरे बारे में क्यों नहीं बताते? क्या आप बस मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं? आहद बोला, अरे पगली, ऐसी बात नहीं है, बस अभी कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से मैं घर पर बात नहीं कर पा रहा। शब्बू ने पूछा, कैसी दिक्कतें? आहद साजेब ने कहा, असल में अम्मी अपनी भांजी से मेरी शादी करवाना चाहती हैं और अब्बू अपनी भतीजी से, लेकिन मैं दोनों से शादी नहीं करना चाहता। और जारून हाशिम के भी यही हालात हैं, वो भी किसी की पसंद से नहीं बल्कि अपनी पसंद से शादी करना चाहता है। मैं बस ही सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मैं जब उनसे रिश्ते को मना करूँ तो माहौल सही हो। शब्बों ने आहद साहजेब में एक अलग ही बदलाव महसूस किया। वो अब उसे मीठी नज़रों से देखता, उससे बात करने के बहाने ढूंढता। शब्बो ये सब समझ रही थी मगर जानबूझकर अनजान बन रही थी। जारून हाशिम का उसका यूं बात करने का अंदाज और गहरी बोलती हुई नजरें उसे अंदर तक परेशान कर रही थीं। वो सोच रही थी कि आहद साहजेब से बात करूं, उसे जारून हाशिम के इस बदलते रवैये के बारे में बताऊं। शब्बो ने सोचा, अगर मैंने उसे बता दिया तो वो अपने भाई पर शक करने लगेगा और ये भी हो सकता है कि आहद साहजेब मुझसे ही गलतफहमी पाल ले।
मैं कभी नहीं चाहूँगी कि यह साहजेब की नज़रों में मेरे लिए नफ़रत या बदगुमानी हो। मैं क्या करूँ? वो बहुत परेशान थी। हालांकि जारून हासिम ने अब तक कुछ कहा नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। शब्बो खुद को समझा रही थी। हो सकता है ये मेरा वहम हो, सर वैसे ना हो जैसे मैं सोच रही हूँ। उसी दिन जारून हासिम ने ठान लिया था कि अब वो शब्बो को अपने दिल की बात जरूर करेगा। लंच का वक्त था। शब्बो अपने केबिन में बैठकर घर से लाया हुआ खाना खा रही थी। आज उसकी माँ ने सरसों के साग के पराठे बनाए थे, जो उसे बहुत पसंद थे। लंच के बाद वो फाइल पर काम कर रही थी कि तभी जारून हाशिम उसके पास आया। जारून हासिम ने पूछा, क्या कर रही हैं आप मिस शब्बो? वो उसकी आवाज़ सुनकर चौंकी और बोली, सर जो फाइल आपने दी थी उसी पर काम कर रही हूँ। जारून हासिम ने कहा, अच्छा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। सब वो फिर से चौंकी। जी सर। जारून हासिम बोला, असल में वो बात मैं यहाँ नहीं कर सकता। शब्बो ने फाइल बंद की और खड़ी होकर बोली, ठीक है सर, आपके कमरे में चलते हैं। जारून हासिम मुस्कुराया और बोला, नहीं मेरा मतलब है कि वो बात मैं ऑफिस में नहीं कर सकता। यहाँ का माहौल उस बात के लिए ठीक नहीं है। किसी अच्छे से माहौल में चलकर बैठते हैं। सब्बू ने पूछा, क्या मतलब सर? ऐसी कौन सी बात है जो आप यहाँ नहीं कर सकते? जारून हासिम उसे मीठी नज़रों से देखते हुए बोला, आप चलिए बताता हूँ। शब्बो को थोड़ा डर लगने लगा था। उसे महसूस हुआ कि इस आदमी के इरादे ठीक नहीं है। सोचते सोचते वो उसके पीछे चल पड़ी थी। गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। वो पहले भी आहा साहजेब के साथ इस रेस्टोरेंट में कई बार आ चुकी थी, मगर आज उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो जिसे उसका दिल और दिमाग मंजूर नहीं करेगा। जारून हासिम उसे लेकर एक टेबल पर बैठ गया। आसपास का माहौल बहुत ही खूबसूरत और शांत था। जारून हासिम ने अपनी आदत के मुताबिक अलग केबिन चुना था। खाना सामने आया तो जारून हासिम ने हल्की सी शर्मिंदगी से साथ कहा था, मैंने आपसे पूछा नहीं कि आपको क्या खाना है। मैंने तो अपनी पसंद का ऑर्डर दे दिया। सब्बू बोली, कोई बात नहीं सर, आप जो भी मंगवाएंगे मैं खा लूँगी। उसने मुश्किल से कुछ निवाले ही खाए थे। उसका मन बहुत डरा हुआ था कि ये आदमी अब मुझे क्या कहने वाला है। शब्बू ने कहा, सर जो बात करनी है जल्दी कीजिए, फिर ऑफिस जाकर बहुत काम बाकी है। जारून हासिम बोला, हाँ वही बात तो कहनी है। देखिए मिस शबो, आप जानती हैं कि मैं कैसी फैमिली से हूँ। मेरे पास पैसे दौलत जायदाद किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसने थोड़ा रुक कर कहा, जिस तरह आप जानती हैं कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वैसे ही मेरे इस दौलत और रुतबे की वजह से बहुत सी लड़कियां मेरे आसपास मंडराती हैं, मुझे पाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मुझे ऐसी लड़कियों से हमेशा से नफरत रही है। उसके बाद शब्बो का दिल बुरी तरह से घबराने लगा था। वो सोचने लगी, ये आदमी कहीं वही बात तो नहीं कहने जा रहा जो मैं सोच रही हूँ। काश मेरा शक गलत निकले, ये वैसी कोई बात ना करे। लेकिन शब्बो की ये दुआ कबूल ना हुई थी। जारून हासिम ने कहा, आप उन लड़कियों से बहुत अलग हैं जो मेरे आसपास रहती हैं। मुझे लगता था कि औरत का असली रूप बस वही होता है, पैसा देखकर मर्द के पीछे भागने वाला। लेकिन आपने साबित कर दिया कि हर औरत लालची या पैसे की भूखी नहीं होती। आपकी वजह से मेरे दिल में औरतों के लिए एक अलग सोच पैदा हुई है, और मुझे आप जैसी लड़कियां अपनी हमसफर के तौर पर चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपके माँ बाप से हमारे रिश्ते की बात कर सकता हूँ। शब्बू घबरा गई और बोली, सर ये आप क्या कह रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे और आपके परिवार में बहुत फर्क है। जारून हाथ से मुस्कुरा कर बोला, कैसा फर्क? शब्बू ने कहा, सर मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे अब्बू एक टीचर हैं, जबकि आप तो अमीर घराने से हैं, जमींदार खानदान के हैं। आपको तो किसी भी अच्छी और अमीर घर की लड़की मिल सकती है, तो फिर मैं क्यों? जारून हाशिम ने कहा, सब्बू आप नहीं जानती कि मैं कोई खानदानी अमीर नहीं हूँ। ये सब मेरे पापा ने अपनी मेहनत से कमाया है। वो खुद अपने दम पर आगे बढ़े हैं। मैंने और आहद साहजेब ने भी दिन रात लगातार उनके बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाया है। ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। इंसान मेहनत करे तो कोई भी मंजिल पा सकता है। और आप इस बात को अपने मन पर मत लीजिए कि मैं आपको नीचा दिखाऊंगा या मेरे घर वाले कुछ कहेंगे। मेरे माता पिता ऐसे नहीं हैं। सब वो सोचने लगी, अब मैं कैसे बताऊं कि मैं इसके भाई
अहा साहजेब को चाहती हूँ। उसने तय किया कि वो सारा मामला अहा साहजेब के सामने रखेगी और उसे अपने भाई की पसंद के बारे में बताएगी। लेकिन उसे उन दिनों अहा साहजेब से बात करने का मौका ही नहीं मिला। उसकी फूफी की तबीयत बहुत खराब थी और वो उन्हीं के साथ अस्पताल जा रहा था। मैंने उनसे कहा, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है, पहले मेरी बात सुन लो। वो बोला, यार मैं बाद में बात करता हूँ, अभी मैं बात करने की हालत में नहीं हूँ। जारून हाशिम की फूफी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। हम लोग ऑफिस में ही थे कि उसके घर से फ़ोन आया, जारून तुरंत अस्पताल पहुँचो, तुम्हारी फूफी की तबीयत बहुत ख़राब है। जब वो जाने लगा तो बोला, मिस शबो, आप भी मेरे साथ चलिए। मैंने हैरानी से पूछा, मगर क्यों? वो बोला, बस ऐसे ही, आपको अपनी फैमिली से मिलवा दूंगा। काफ़ी समय से सोच रहा था कि आपको अपने घर वालों से मिलवाऊं और मुझे लगता है कि आज वो दिन आ गया है। मैं उनसे कुछ कहना चाहती थी, रोकना चाहती थी, अपने और आहा शाहजेब के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे कोई मौका नहीं दिया और अपने साथ अस्पताल ले गया। वहाँ बहुत सारे लोग जमा थे, उसकी फूफी भी और बाकी सब रिश्तेदार भी। जब हम वहाँ पहुँचे तो कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। इतने लोगों की मौजूदगी में भी ऐसा सन्नाटा जैसे सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई ना देती हो। सिकंदर साहब, जारून हाशिम, और उन्होंने मुझे देखा तो मेरे सिर पर हाथ रखा। उनकी बीवी भी मुझसे बहुत अच्छे से मिली। वहाँ एक लड़की थी जो जोर जोर से रो रही थी। उसका नाम माहिन था। वो आहा साहजेब की फूफी की बेटी थी और अभी हालात को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसकी फूफी ने कहा, बेटा, मैं अपनी बेटी को यूं अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं उसे किसी के हवाले करके जाना चाहती हूँ। तुम दोनों ही मेरे भतीजे हो, मेरे लिए दोनों एक जैसे हो। बताओ, तुम दोनों में से कौन मेरी बेटी से निकाह करेगा? आह साजिब, तुम बताओ, क्या तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे? क्या उसके सिर पर हाथ रखकर उसे अपनी इज्जत बनाओगे और एक मरती हुई औरत का दिल पूरा करोगे? उनकी बात पर मैं हक्का बक्का सी रह गई थी और आहा साहजेब के साथ जारून हाशिम का चेहरा भी कुछ अलग नहीं था। मेरी आंखों से आंसू अपने आप गिर पड़े थे। तभी मेरे कानों में आहा साहजेब की आवाज़ गूंजी, मैं शादी कराऊंगा माहिन से। मैं माहिन को पसंद करता हूँ। आज तक ये बात मैं किसी को बता नहीं सका। मैं हैरान रह गई, वो आदमी जो कल तक मुझसे मोहब्बत का दावा करता था, आज अचानक माहिन से प्यार का इजहार कैसे कर सकता था? क्या वो इतना बदलने वाला इंसान था कि वक्त बदलते ही उसकी पसंद भी बदल जाए? आहा साहजेब ने राहत की सांस ली और बोला, शुक्र है अल्लाह का, उसने मुझे इतने बड़े इम्तिहान से बचा लिया। वो मेरे पास आकर बोला, मैंने भी आपको बचा लिया। मैं इस बात से बेखबर थी कि दो आंखें मुझे बहुत ध्यान से देख रही थीं, मेरे हर हाव भाव को गौर से महसूस कर रही थीं। वो कोई और नहीं बल्कि जारून हाशिम था। उसके होठों पर टूटी हुई मुस्कान थी और लाखों में बिखरे हुए टूटे हुए ख्वाब के टुकड़े। अस्पताल में ही उन दोनों का निकाह हो गया। निकाह के थोड़ी देर बाद जारून हाशिम की फूफी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया, लेकिन कुछ देर बाद ही उनका इंतकाल हो गया था। उनकी बेटी जोर जोर से रो रही थी। उसे इस तरह रोते देखकर शब्बू को बहुत दुख हुआ था। वो खुद को उसकी जगह रखकर सोचने लगी थी कि अगर ये सब मेरे साथ होता तो मैं क्या करती। ये सोचते ही उसका दिल कांप उठा था। उन दिनों जारून हाशिम बहुत चुप चुप रहने लगा था, बहुत कम बात करता और शब्बू की तरफ बहुत कम नज़र उठाता। लेकिन जब भी देखता तो उसकी आंखों में शब्बू को हजारों शिकवे और सवाल नजर आते, जिनसे वो नजरें चुरा लेती। न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि जारून हाशिम अब भी उससे प्यार करता है, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, या शायद वो ये जान गया हो कि शब्बू आहत साहजेब से मोहब्बत करती है। कुछ तो था जारून हाशिम जानता था, लेकिन वो शब्बू को बताने से खुद को रोक रहा था। इन दोनों आहत साहजेब ने शब्बू के बारे में घर में बात कर ली थी। शुरू में उसके माँ बाप ने नाराजगी दिखाई। माँ बोली, एक बेटे ने अपने बाप की भांजी से शादी की है तो दूसरी को मेरी भांजी या भतीजी से शादी करनी होगी। मगर आहा साजेब ने कहा, माँ, जारून हासिम ने माहिन से शादी इसलिए की क्योंकि वो उसे पसंद करता था और मैं शब्बू को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। अगर मैं आपकी बात मानकर आपकी भांजी से शादी कर भी लूँ तो ना मैं खुश रहूँगा और ना उसे रख पाऊँगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप वही करें जो मैं कह रहा हूँ।
तब उसके माँ बाप को उसकी बात माननी पड़ी। जब वो लोग शब्बो का रिश्ता मांगने उसके घर गए तो सुमन बेगम को अपनी बेटी की किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने खुशी से हाँ कह दिया। बेटा, इतने अमीर लोग तुम्हें बहू बनाने के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। मुझे तो तुम्हारी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा। इतनी अच्छी किस्मत तो हमारे खानदान की किसी भी लड़की की नहीं रही। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। तब शब्बो ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी कि वो हमेशा से आहत साजेब को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। जब शब्बो और आहत साहजेब की शादी तय हुई तो रिश्तेदारों में कई लोग नाराज हो गए, खास तौर पर सुमन बेगम की अपनी बहन। वो गुस्से में बोली, तुमने मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं की, लेकिन एक गैर लोगों को अपनी बेटी दे दी। देख लिया तुम्हारा अपनापन। मगर वो उन्हें क्या जवाब देती। उन्होंने कहा, हम अपनी बेटी की मोहब्बत के आगे मजबूर हैं। हम दोनों मियाँ बीवी को सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों से मतलब है। वो जिसके साथ खुश रहना चाहते हैं, हम उसी से उसकी शादी करेंगे। हमने अपनी जिंदगी जी ली, अब हम अपनी बेटियों पर जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं। शब्बों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग क्या कह रहे हैं, कोई नाराज है या कौन बातें बना रहा है। वो बस आहा साहजेब के बारे में सोचती रहती, उसके साथ अपने आने वाले कल के सपने बुनती रहती। और फिर वो दिन भी आ गया जिसका सपना दोनों ने बरसों से देखा था। आज उनका सपना सच हो गया था। शब्बो दुल्हन बनकर हमेशा के लिए आहा साहजेब के घर आ गई थी। जब जारून हासिम ने उसे दुल्हन के रूप में देखा तो एक पल के लिए वो ठिठक गया था और आंखें बंद कर ली। वो उस वक्त अपने एक दोस्त को छोड़ने के लिए बाहर गया था। जब जारून हाशिम उसके पास आया, जारून हासिम ने कहा, हमेशा तुम्हें इसी रूप में देखने की ख्वाहिश की थी, आज देख भी लिया। मगर अफसोस की ये रूप मेरे लिए नहीं, मेरे भाई के लिए है। शब्बू ने सिर उठाकर कहा, लेकिन आप तो माहिन को पसंद करते थे, तभी आपने उनसे निकाह किया। जारून हासिम मुस्कुराकर बोला, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं माहिन से मोहब्बत नहीं करता था। प्यार मैंने सिर्फ एक लड़की से किया है और वो तुम हो। जब मुझे ये पता चला कि तुम आहत साहजेब को पसंद करती हो, तभी मैंने खुद को तुम्हारे और उसके बीच से हटा लिया। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आज के बाद मैं कभी तुम्हें इस मामले में तंग नहीं करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी बीती बातों को भुला दोगी। जो कुछ मैंने कभी कहा था उसे अपनी जुबान पर दोबारा नहीं लाऊंगी, वरना मेरे भाई का दिल मुझसे फिर जाएगा। ये कहकर वो वहां से चला गया और शब्बो देर तक उसी के बारे में सोचती रह गई। अब दोनों आहत साजेब और शब्बो बहुत खुश थे, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। आहत साजेब इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि उसका भाई भी शब्बो से प्यार करता था।